हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने हॉब्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था एंड वी स्टडीज द स्टेट ऑफ नेचर एंड हिज व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर। नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, आज हम देखेंगे उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थे जिससे एक स्टेट की फॉर्मेशन होती है, एंड हम उनकी और जो डिफरेंट थॉट्स थी जो उन्होंने दी थी उसके बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी स्टेट या अथॉरिटी नहीं है स्टेट सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक क्योटिक क्योस वाली सोसाइटी है एंड देयर इज़ नो ऑर्डर इन द सोसाइटी। सो हॉब्स कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी में एक ऐसे स्टेट में रहने से, एक ऐसे जगह पर रहने का क्या फ़ायदा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रस्ट है। देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट टू लाइफ। लोग एक दूसरे, देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ वॉर अगेंस्ट वॉर, सब एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो लोग हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे टू फॉर्म अ स्टेट एंड टू ब्रिंग ऑर्डर इन सोसाइटी। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है टू फॉर्म द स्टेट, विच दिस शोज दैट जो स्टेट है वो एक नेचुरल एसोसिएशन नहीं है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक एसोसिएशन है जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर बनता है। दैट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट की, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसी तरीके से जो लोग हैं स्टेट ऑफ नेचर के, वो डिसाइड करते हैं कि क्या टर्म्स होंगी जहाँ जिसमें जिन टर्म्स से स्टेट बनेगा, किस तरीके का जो रूलर होगा वो किस तरीके का होगा, क्या कंडीशंस होंगी उस स्टेट में जो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनेगा। हॉब्स कहते हैं अगर आप स्टेट ऑफ नेचर में पीस चाहते हैं, अगर आप लोग जो इंडिविजुअल है वो सिंस यूटिलिटेरियन होता है, प्लेजर को सीख करता है, पेन को अवॉइड करता है, तो उस प्लेजर को, उस पीस को सीख करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप एक स्टेट का क्रिएशन करें थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी एंड स्टेट एट द सेम टाइम बनता है, जहाँ पर जो हॉब्स का कहना यह है कि स्टेट ऑफ नेचर एक बहुत ही अनार्किकल सोसाइटी है जहाँ पर कोई ऑर्डर या कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। सो द सिविल सोसाइटी से उनका मतलब है एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाना, जहाँ पर लोग जो है एक रूल के अंदर, एक रेगुलेशन में हो, कंट्रोल बिहेवियर हो, डिसिप्लिन हो, जहाँ पर वॉरिंग सिचुएशन ना हो। और स्टेट बनता है, दैट इज अथॉरिटी बनती है, एक पावर, एक रूलिंग पावर बनती है, एक अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट बनती है जो उस सिविल सोसाइटी को मैनेज करेगी। सो जो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर है वो प्री सोशल है एंड प्री पॉलिटिकल है। प्री सोशल इसलिए है क्योंकि हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वॉर, एनार्की है, एक क्योस, एक क्योटिक सोसाइटी है। एंड प्री पॉलिटिकल है क्योंकि कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी भी नहीं है। सो सोशल, हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिविल सोसाइटी और स्टेट दोनों एक साथ बनते हैं। दैट एंड बिकॉज ऑफ दिस वो कहते हैं जो उनका स्टेट ऑफ नेचर था वो प्री सोशल है एंड प्री पॉलिटिकल है। उनके स्टेट ऑफ नेचर में कुछ भी नहीं था सिवाय क्योस के। जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, लोग इंडिविजुअल सब जब मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, तो वो एक सिविल सोसाइटी एंड स्टेट का फॉर्मेशन साथ में करते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने सारे राइट सरेंडर करते हैं एक्सेप्ट द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन टू अ थर्ड पार्टी, दैट इज द सोवरन। सो हॉब्स का मानना ये था कि नेचुरली जो है हमें राइट्स मिले हुए हैं फ्रॉम द नेचर बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न। हम हैं इसलिए हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जिसमें से राइट टू लाइफ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट उन्होंने बताया था। जो मेन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है वो है राइट टू लाइफ। सो लेकिन सिंस वहाँ पर जो स्टेट ऑफ नेचर है वो इतना क्योटिक है, राइट टू लाइफ भी प्रिजर्व नहीं है, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। सो ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी राइट्स हैं, जो भी राइट्स हमें मिले हुए हैं बाय द नेचर, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग, वो हम एक थर्ड पार्टी को सरेंडर करेंगे, दैट इज द सोवरन, दैट इज द गवर्नमेंट। सो और सिर्फ राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट हमारे पास है, दैट इज राइट टू लाइफ जो है वो हम, उसके अलावा जितने भी राइट्स हमारे पास हैं वो हम सब एक थर्ड पार्टी को, एक सोवरन को सरेंडर कर देंगे और वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। नाउ अ पॉइंट टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट
कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर इंडिविजुअल्स के बीच में हुआ है एंड नॉट विद द सोवरन। सो सोवरन जो है वो एक थर्ड पार्टी है, लाइक अ रेफरी। जैसे कि दो टीम्स जो हैं मैच खेलते हैं तो एक दो टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, रेफरी होता है, जो अंपायर होता है वो न्यूट्रल है, वो वहाँ पर उस गेम का हिस्सा नहीं है बट वो वहाँ पर है। सिमिलरली सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक थर्ड पार्टी को, एक अंपायर की तरह एक डिफरेंट पार्टी को, थर्ड पार्टी को, एक सोवरन को राइट दिया है कि वो उनके अफेयर्स को देखे, उनके ऊपर कंट्रोल रखे। बट अंपायर जो होता है वो सिर्फ बट अनलाइक एन एम्पायर जो सिर्फ जजमेंट दे रहा है अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग, जो यहाँ पर सोवरन है वो उनको कंट्रोल कर रहा है विथ ऑल द अथॉरिटी जो लोगों ने वॉलंटरली अपने आप से उसको दी है। And Hobbes preferred a monarchy as the ideal form of sovereignty and that is also absolute monarchy, जहाँ पर जो पावर है उसके पास एब्सोल्यूट है, उसके पास सारी राइट्स है और जो लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं वो उसको डिसेंट नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप उसके खिलाफ रिवोल्ट करते भी हैं तो आप जो है वापस से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, वापस से एक क्योटिक सोसाइटी में चले जाएंगे। एंड द ओनली रीज़न टू रिवॉल्ट जो उन्होंने बताया था वो था जब आपका राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, आपकी राइट टू लाइफ खतरे में हो। जब सोवरन जो है वो आपकी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ द ओनली रीज़न जब जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, वो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, डिसेंट कर सकते हैं। अदरवाइज एक जो सोवरन अथॉरिटी है उसके खिलाफ डिसेंट रिवोल्ट का ऑप्शन हॉब्स ने नहीं दिया था। What he gave is the monist theory of sovereignty, that is there is only one ruling power in the sovereign जो रूल कर रही है, जो कंट्रोल कर रही है सारी चीज़ों को। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब जो है वो एक इंसान के कंट्रोल में है। दैट इज़ द मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अथॉरिटी जो है वो यूनिटरी है क्योंकि अगर डिवाइड हो जाती है पावर, ऐसा उनका मानना था कि अगर पावर डिवाइड होती है तो जो रूलिंग पावर है वो इवेंचुअली वीकन हो जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है। उनके अकॉर्डिंग लॉ वही है जो सोवरन बताता है, लॉ के सोवरन जो है वो लॉ से ऊपर है, लॉ सोवरन के ऊपर नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज परमानेंट एंड इररिवोकेबल। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सोवरन अथॉरिटी को डिसेंट नहीं कर सकता है, रिवोल्ट नहीं कर सकता है उसके अगेंस्ट। एंड द ओनली रीज़न टू रिवोल्ट विल बी जब आपका राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट टू लाइफ को सोवरन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसमें भी वही कंडीशन आ जाती है कि अगर आप रिवोल्ट करते भी हैं तो सोवरन तो हट जाएगा, लेकिन आप वापस से स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएंगे। सो उनका ये कहना था ईदर देयर इज एब्सोल्यूट सोवरेनिटी और there is a state of nature. That was the condition. That is, disobeying the sovereign risks returning to the chaotic state of nature. Sovereign cannot force individuals to harm or kill themselves. If the sovereign fails to protect life, individuals may resist authority. That is the only condition जब आप authority को resist कर सकते हो, otherwise आप authority को resist नहीं कर सकते हो। और अगर आप उसको रेजिस्ट करते भी हो तो आप वापस से स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाओगे क्योंकि सिंस सोवरेनिटी जो है वो कोलैप्स कर गई है एंड देयर इज़ नो वन अदर देन दैट जो कि आपको वापस से कंट्रोल कर सके। एक और इसी के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है वो भी एंड हो जाती है। सो अगर आप उसको रेजिस्ट करते हो तो आप वापस स्टेट ऑफ नेचर में जाओगे, देयर इज़ नो सिविल सोसाइटी एंड देयर इज़ अगेन वी आर बैक टू अ प्री पॉलिटिकल सोसाइटी। Now let us see what was his concept of liberty. हॉब्स के लिए लिबर्टी का मतलब बहुत सिंपल था, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, दैट इज कि अगर आप चलना चाहते हैं रास्ते में तो कोई आपको रोके ना, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको कोई उसमें रोके ना, किसी और की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एंड बाय सेइंग दैट ही लेड द फाउंडेशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, जहाँ पर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी की शुरुआत की थी। इसका मतलब ये है कि आज़ादी तब मिलती है जब कोई आपको रोके नहीं,
रिस्ट्रेंट ना हो। ही सेड कि लिबर्टी वहाँ एग्जिस्ट करती है वेयर द लॉ परमिट्स और रिमेन साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉ में लिखा हुआ है कि आप यू हैव द फ्रीडम टू स्पीक, तो आप ऑब्वियसली आपके पास लिबर्टी है। लेकिन अगर लॉ में सपोज ये नहीं लिखा है कि आप जो हैं वो किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, सपोज ये किसी लॉ में नहीं लिखा है, तो आपको लिबर्टी है कि आप डिफेम कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ लॉ में नहीं लिखी है आप उसको करने के लिए फ्री हो, वो आपकी लिबर्टी है। एंड जो चीज़ लॉ में लिखी हुई है अदर देन द रिस्ट्रिक्शंस, जो चीज़ लॉ में ऑलरेडी आपने परमिट कर रखी वो तो आपके पास है ही, लेकिन जो चीज़ लॉ में नहीं लिखी हुई है, जिसका कोई भी मेंशन नहीं है लॉ में, वो भी आपको वो लिबर्टी है उस चीज़ को करने की। दैट इज ही सेड लिबर्टी एग्जिस्ट वेयर द लॉ परमिट्स और रिमेन साइलेंस। अगर आपको लॉ ने अलाउ किया है तो आपको लिबर्टी है उस चीज़ की। लेकिन अगर किसी भी टॉपिक के बारे में लॉ में नहीं लिखा हुआ है तो आप उसके लिए भी परमिटेड हो टू डू दैट, क्योंकि वहाँ उसके बारे में कोई लॉ नहीं बना हुआ है। Individuals are only unfree in the actions that the sovereign explicitly forbids। उनका ये कहना था कि अगर किसी रूल में explicitly लिखा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंस लॉ में explicitly लिखा है आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते हैं, लॉ में अगर एक्सप्लिसिटली लिखा है आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं, तो यही आपकी लिबर्टी पे रेस्ट्रेंट है। इसके अलावा जो भी लॉ में नहीं लिखा है आप वो सब कुछ कर सकते हैं। स्टेट जो है वो लोगों को प्रिवेंट करता है दूसरों की इंडिविजुअल लिबर्टी में इंटरफेयर करने से। स्टेट जो है वो एक इंडिविजुअल को रोकेगा टू इंटरफेयर इन समवन एल्स इन लिबर्टी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने रास्ते में रोका है, आप जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी पार्क में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई पार्क में नहीं जाने दे रहा है तो वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर करेगा, क्योंकि किसी और का कोई राइट नहीं बनता है आपको किसी भी पार्क में जाने से या किसी भी जगह पर जाने से मना करने के लिए। ओके, नाउ ही सेड दैट द सोवरेन शुड मेक मिनिमल लॉज टू अलाउ मैक्सिमम फ्रीडम। लॉज होने चाहिए बट मिनिमल लॉज होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है फॉर द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, एंड मैक्सिमम फ्रीडम लोगों को दी जानी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से रह सके। दे शुड हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर दे लाइक। हॉब्स ने एक अर्ली आइडिया इंट्रोड्यूस किया था ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड, जहाँ पर वो कहते हैं कि प्राइवेट स्फेयर में इंडिविजुअल क्या कर रहा है क्या नहीं ये स्टेट का कंसर्न नहीं है, एंड प्राइवेट स्फेयर इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रिलीजियस बिलीव, जहाँ पर वो फ्री है और स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो सोवरेन एब्सोल्यूट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल को फुल लिबर्टी दी है, इंडिविजुअल के पास फुल लिबर्टी है टू एक्सरसाइज हिज पावर इन द प्राइवेट स्फीयर। वो जो भी करना चाहता है वो अपने प्राइवेट मैटर्स में, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हॉब्स कहते हैं लिबर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम पावर एज इनेबिलिटी डज नॉट मीन लैक ऑफ फ्रीडम। सपोज वो कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं और अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं बिकॉज आप चल नहीं पा रहे हैं या फिर यू कैन नॉट अफोर्ड अ वेरी गुड हॉस्पिटल केयर, मेडिकल केयर, सो ये जो है वो ये आपकी लिबर्टी में इम्पेडिमेंट नहीं है बल्कि ये आपकी इनेबिलिटी है। आप उसको नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है टू गेट दैट, तो ये लिबर्टी में इम्पेडिमेंट नहीं है और यहाँ पर आपकी स्टेट जो है वो कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ये आपकी इनेबिलिटी है, ना कि लैक ऑफ लिबर्टी। दैट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज और फिजिकल वीकनेस इज लैक ऑफ पावर, नॉट लैक ऑफ लिबर्टी। अब हमने ये देख लिया है कि हमने जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, स्टेट बनाया है, लेकिन एक एनार्किक सोसाइटी से जब एक स्टेट की डेवलपमेंट हो रही है तो ऐसा क्या हुआ है कि लोग जो है वो स्टेट की बात मानने को तैयार हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है कि लोग जो है वो स्टेट की बात मान रहे हैं, दैट इज क्यों वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन उनके अंदर डेवलप हुआ है, किन कारणों से वो स्टेट की बात मान रहे हैं। तो हॉब्स ने 4 रीजंस दिए थे बाय विच जो वो लोग हैं वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करेंगे, दैट इज प्रूडेंशियल, मॉरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। प्रूडेंशियली हम देखेंगे कि
अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो इसलिए लोग बात मान रहे हैं बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ पनिशमेंट। अगर उनको पनिशमेंट का डर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड लाइट पर जंप कर जाते हैं तो आपको क्यों नहीं जंप करते हैं? इसीलिए क्योंकि आपको फियर है कि आपका चालान कट जाएगा या फिर आपको ट्रैफिक पुलिस जो है वो पकड़ लेगी एंड देयर विल बी फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन्हीं कारणों की वजह से आप उस लॉ को फॉलो करते हैं। सिमिलरली जो ह्यूमन है वो इसीलिए लॉ को फॉलो कर रहा है क्योंकि उसको फियर ऑफ पनिशमेंट है। मॉरली बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपने सारी पावर अथॉरिटी को दी है, सोवरेन को दी है, एंड दैट वाज अ वेरी वॉलंटरीली एक्शन। सो ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आप उसको ऑनर करो, उसको निभाओ, क्योंकि वो आपका वॉलंटरी था, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है। इट वॉज ऑन योर ओन विल, आपने उसको साइन किया है। सो इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी कि आप उसको निभाएं। पॉलिटिकली जो है, जो सोवरेन है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि लोगों ने उसको चुना है, लोगों ने उसको पावर दी है। सो इट डिसओबीडियंस अगर आप दिखाते हैं उसकी तरफ से तो इट सिंपली मीन्स कि आप अपनी ही विल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को डिसओबे कर रहे हैं। एंड रिलीजियसली सिविल एंड नेचुरल लॉ आर सीन एज गॉड्स कमांड एंड मस्ट बी ओबेड। स्ट्रॉस ने ये बताया है, स्ट्रॉस एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जो ये कहते हैं कि हॉब्स की जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें पॉलिटिकल जो ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बेसिस पे है, क्योंकि उनको डर है कि उनको पनिशमेंट मिलेगी एंड अगर कोई और पावरफुल आ जाता है तो उनकी लॉयल्टी जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको फियर है एंड देयर इज नथिंग मोर देन दैट। अदर थिंकर्स आर ऑल्सो देयर विच सेज, जैसे कि टेलर वॉरेंडर हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर फियर जो है वो मेन नहीं है बल्कि मॉरल ड्यूटी मेन है, क्योंकि लोगों ने अपनी विल से वॉलंटरीली जो है वो उसको साइन किया है। फर्दर देयर इज अनदर थिंकर ओकशॉट जो कहते हैं जो हॉब्स का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो मिक्स है ऑफ अ थ्री, इसमें फियर भी है, रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट भी है और मॉरल ड्यूटी भी है। फियर हमने देखा है क्यों है, सेल्फ इंटरेस्ट उनका इसलिए है क्योंकि वो क्योटिक सोसाइटी में नहीं रहना चाहते हैं, वो अपना उस डिस्ट्रस्ट और अनार्किक सोसाइटी से दूर रहकर एक पीसफुल सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहाँ पर उनको प्लेजर मिल रहा है और वो पेन को अवॉइड कर रहे हैं। सो ये उनका रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की तरफ, और मॉरल ड्यूटी क्योंकि उन्होंने वॉलंटरीली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन किया है। नाउ लेट अस लुक एट हिज लेगेसी, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल थ्योरी में। हॉब्स ने स्टेट की डिवाइन राइट थ्योरी को ख़त्म किया है और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताया है। उन्होंने एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दी है, लॉ के बारे में बताया, ह्यूमन नेचर और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने डिटेल में बताया है। उन्होंने ये बताया है कि जो स्टेट है, अनलाइक अदर एंशिएंट थिंकर्स जो बताते हैं वो किसी ग्रेट गुड या हाईएस्ट वैल्यू के लिए बना है, वो बताते हैं कि स्टेट जो है वो क्रिएशन उसका ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए हुआ है और लोग उसको ओबे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है। हिज दिस आइडिया कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए टू गेन प्लेजर एंड अवॉइड पेन, ये भी बेसिस है फॉर द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि फर्दर बेंथम उसको डिफाइन करते हैं, फर्दर एक्सपैंड करते हैं। दैट वाज द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी। दो ये टोटलिटेरियन स्टेट की बात करते हैं, एक एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल टोटलिटेरियन नहीं था बल्कि पीस ऑर्डर और सिक्योरिटी को स्टेबल करने के लिए उन्होंने एक ऐसे एब्सोल्यूट स्टेट की बात की थी। उन्होंने यहाँ पर ये भी दिखाया है कि किस तरीके से जो स्टेट है वो एब्सोल्यूट होने के बाद भी किसी भी प्राइवेट मैटर में आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है, सिर्फ वहीं तक उसकी बाउंड्रीज है जहाँ तक आप किसी और की लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, किसी और को राइट टू लाइफ जो है उसको हार्म नहीं कर रहे हो। उन्होंने फर्दर बेंथम और ऑस्टिन जैसे फर्दर फ्यूचर थिंकर्स को भी इन्फ्लुएंस किया है, जिन्होंने अपनी थ्योरी जो लिखी है उनकी इंस्पिरेशन इन्हीं से ली है। हिज फिलॉसफी स्ट्रांगली सपोर्ट्स इंडिविजुअलिज्म, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। This is the summary of his main ideas. We have seen the human nature, that human are self-interested and they are only considered about themselves. They are selfish, they are egoistic. State of nature जो है वो एक nature of chaos है, chaotic है, nasty,
ब्रूटिश, सॉलिटरी एंड पुअर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल्स एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें वो स्टेट के क्रिएशन की बात करते हैं फॉर देयर बेनिफिट, ताकि जो क्योटिक सोसाइटी है वो एंड हो सके और वो एक ऐसी सोसाइटी में रह सके जहाँ उनकी राइट टू लाइफ प्रिजर्व हो सके, जहाँ उनको हर वक्त एक खतरा, एक वॉर की सिचुएशन में ना रहना पड़े। लिबर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है only within the bounds of law. True freedom requires social society structures. Political obligation इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। वो 4 रीजंस की वजह से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो सोवरेन है उसको ओबे कर रहे हैं। दैट इज़ प्रूडेंशियल, मॉरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। जो नेचुरल फ्रीडम उन्होंने सोवरेन को सरेंडर की है वो नेसेसरी थी बिकॉज टू अवॉइड द क्योटिक सिचुएशन। दिस एक्सचेंज जो है, जो एक्सचेंज उन्होंने दिया है इन एक्सचेंज ऑफ देयर राइट्स टू ओवर द कंट्रोल, जिससे वो एक्सचेंज कर रहे हैं अपने राइट्स को और कंट्रोल में आ रहे हैं एक सोवरेन के, वो इसलिए हुआ है ताकि वो एक क्योटिक सोसाइटी से बाहर निकल सके, क्योटिक स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल कर एक ऐसे सोसाइटी में आ सके जहाँ पर उनके राइट टू लाइफ को पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। टू क्रिएट अ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सिविल सोसाइटी। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट थॉमस हॉब्स। आज उनकी नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट थॉमस हॉब्स। ये सेकेंड पार्ट है उनकी थ्योरी का एंड दिस इज द एंड। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस। आपको ये समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। वी विल डिस्कस इट इन द doubts video that follows, and please do not forget to subscribe, share and like. I hope you had a great time. Bye bye. Thank you.